इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो वैक्सीन एकमात्र दवा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने CNN न्यूज 18 की मारा शकील के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वैक्सीन से इकोनॉमी में कोविड का रिस्क खत्म होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि FY 22 की चौथी तिमाही तक इंफ्रा स्पेंडिंग में तेजी लाने की कोशिशें जोरों पर हैं। Within the country, the risk is we have to keep going with the vaccination. If protection from corona is given to people with the vaccines, I think that would eliminate very many related risks. Delay in expenditure has been noted. Hopefully in the third and the fourth quarter we'll clear that. So slippages, if anything, which should be worrying me are if they are not spending the infrastructure spending. But I wouldn't think that would be a worry because most of the departments are conscious that they should go ahead with it. और कोरोना के नए मामलों में राहत आई है, लेकिन अभी भी केरल सबसे ज्यादा नए केस जोड़ रहा है। इसके अलावा दवा और वैक्सीन के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। डिटेल्स लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, पहले तो बताइए आज की बड़ी अपडेट्स क्या हैं कोरोना से जुड़ी हुई? पिछले 2 दिनों को देखा जाए तो हम देख रहे हैं जो रोजाना नंबर्स हम अपने दर्शकों को बताते हैं उसमें काफी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। कल जो नंबर था वो 28,000 से ज्यादा था, लेकिन अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो देश भर में 27,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। लेकिन चिंता केरल को लेकर बनी हुई है, क्योंकि जो ये 27,000 से ज्यादा कुल मामले मैंने आपको बताए, इसमें से 20,000 मामले सिर्फ और सिर्फ केरल से ही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तमाम प्रशासन जुटा हुआ है वहां पर कोरोना की स्थिति को काबू में लाने के लिए, लेकिन फिलहाल सभी कोशिशें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर मृतकों की संख्या की बात करें तो 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। 37,000 से ज्यादा लोगों ने बीते एक दिन में रिकवर किया है। ऐसे में जो एक्टिव केसेस का लोड है वो भी थोड़ा कम हुआ है। बात करें रिकवरी रेट की तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट थोड़ा देखने को जरूर मिला है। वैक्सीन के फ्रंट के हिसाब से देखा जाए तो 74 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस देश भर में दी जा चुकी हैं। बीते एक दिन की बात करें तो 54 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। सरकार की कोशिश यही है कि वैक्सीन नई कंपनियां जिन्हें सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी से यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति दे दी गई है, प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल मिल गया है, उनकी प्रोडक्शन में तेजी लाई जाए। और अब हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो भारत बायोटेक है जो नेजल वैक्सीन का ट्रायल कर रहा है, उसका जो पहले चरण का ट्रायल है वो पूरा हो चुका है और काफी अच्छे नतीजे उसके सामने आए हैं। जल्द ही दूसरे चरण के ट्रायल की भी शुरुआत की जाएगी। वहीं अगर हम जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी की बात करें तो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अगले महीने तक इस वैक्सीन को भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है अब तक का पूरा अपडेट। इनफैक्ट आगे भी बात करेंगे दीपाली से, लेकिन अब कोविड अपडेट के बाद बात करेंगे वैक्सीन की। कोरोना से जंग में हमारे खास मुहिम संजीवनी और शॉट ऑफ लाइफ। और दीपाली नंदा हमारे साथ बनी हुई हैं। और दीपाली, वैक्सीनेशन भी अब टॉप गियर में आ चुका है, क्या अपडेट है वैक्सीनेशन को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं जिक्र कर रही थी कि वैक्सीन अब रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम नंबर को देखें तो वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 74 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक देश में कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। और एक दिन की बात करें तो 54 लाख से ज्यादा डोजेस दी गई हैं। बीते एक महीने का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे 5 से 60 लाख के बीच में टीके लगाए जा रहे हैं देश भर में। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि नई कंपनियों की वैक्सीन को जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस किया जाए। सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि जायडस कैडिला की वैक्सीन है जाइकोव डी अगले महीने तक ये भी मार्केट में आ सकती है। इसके अलावा भारत बायोटेक जो नेजल वैक्सीन का ट्रायल कर रहा है उसके पहले चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है, नतीजे काफी अच्छे आए हैं। जल्द ही दूसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत की जाएगी। शुक्रिया दीपाली आपका ये पूरा अपडेट बताने के लिए। तो देश में वैक्सीनेशन ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। कल तक
74 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुके हैं। 6 राज्यों में पूरी आबादी को टीका लग चुका है, तो कई राज्य इस लिस्ट में जल्द ही शामिल होने वाले हैं। ऐसे में कोरोना से टक्कर लेने के लिए हम कितने तैयार हो चुके हैं, करेंगे चर्चा आज शाम 5:27 पर कंज्यूमर अड्डा में। मिशन वैक्सीन फुल स्पीड। और सरकारी कंपनियों पर अब क्षमता विस्तार का टारगेट पूरा करने का दबाव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने केपेक्स पर सरकारी कंपनियों के प्रदर्शन को लेकर मंथली रिपोर्ट मांगी है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बताइए क्या है पूरी खबर, क्या डिटेल्स हैं? दरअसल सरकार का मानना है कि अगर निवेश बढ़ता है तो उससे मांग बढ़ेगी। इस वजह से न सिर्फ निजी कंपनियों से गुजारिश कर रही है कि वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, बल्कि सरकारी कंपनियों पर भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय हर महीने इसकी समीक्षा रिपोर्ट मंगा रहा है। और प्रधानमंत्री कार्यालय ने संबंधित मंत्रालयों से कहा है कि आपके तहत जो भी पीएसयूज आती है, सरकारी कंपनियां आती हैं, उनका कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट क्या है और इस महीने में कितना उन्होंने उस टारगेट के हिसाब से निवेश किया है, एक्सपेंडिचर किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसकी जानकारी दीजिए। तो हर महीने की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री कार्यालय मंगा रहा है। और इसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि सरकारी कंपनियों की तरफ से कैपेक्स में ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इसमें सबसे ज्यादा ऑयल एंड पावर सेक्टर की जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पर जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक सबसे ऊपर जो है इसमें एनएलसी है। एनएलसी का कैपेक्स जो है करीब 37% के आसपास पहुंच चुका है, जो उसका टारगेट था। इसके अलावा एनटीपीसी जिसका कैपेक्स करीब 32 से 33% के आसपास पहुंच चुका है। ऑल इंडिया 32% से ज्यादा का कैपेक्स पहुंच चुका है। इसी तरीके से आरआईएनएल, बीपीसीएल जैसी कंपनियां हैं। हाँ, कुछ कंपनियां हैं जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में काफी ज्यादा सुस्त रफ्तार देखने को मिल रही है। उसमें एमटीएनएल है जो करीब 1% के आसपास मुश्किल से चढ़ पाया है। मझगांव डॉकयार्ड है जिसमें कुछ 1% के आसपास ही अब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो पाया है। यानी चालू कारोबारी साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टारगेट था उसके मुकाबले ये यहां तक पहुंच पाई हैं। लेकिन जो कंपनियां पीछे हैं उस पर लगातार दबाव बन रहा है कि उसको और तेजी से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए। शुक्रिया ये डिटेल्स बताने के लिए लक्ष्मण। तो ये इंपॉर्टेंट खबर पीएसयूज के पर्सपेक्टिव से, जिनको केपेक्स टारगेट पूरा करने का दबाव सरकार की ओर से है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट खबर की ओर रुख करेंगे। दूरसंचार विभाग इस हफ्ते प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम में हिस्सा लेने वाली कंपनियों को लेटर ऑफ इंटेंट जारी करेगा। डिक्सन, आईटीआई, तेजस, डी-लिंक, एचएफसीएल के पीएलआई के प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। असीम मंचात है हमारे साथ और डिटेल्स के साथ। असीम, बताइए क्या है ओवरऑल अपडेट टेलीकॉम पीएलआई से जुड़ा हुआ? देखिए, टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों से दूरसंचार विभाग ने जून में आवेदन मंगाने की शुरुआत जो है वो करी थी और 3 जुलाई तक की इनकी डेडलाइन जो दी गई थी। जब ये आवेदन मंगाने की शुरुआत की थी तो सरकार ने ये भी कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर इन कंपनियों के आवेदनों को मंजूरी जो है वो दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक ये मंजूरी जो है वो नहीं दी गई है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पिछले हफ्ते जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उसने भी इसमें होने वाली देरी को लेकर के दूरसंचार विभाग से जवाब जो है मांगा। तो सरकार जो है सारी प्रोसेस को काफी तेजी से जो करने की तैयारी जो है वो कर रही है। इस हफ्ते जो है इन कंपनियों के प्रस्तावों को हरी झंडी जो मिल सकती है। तो सरकार करीबन 3,245 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को हरी झंडी जो दे सकती है। इसमें करीबन 33 कंपनियां शामिल है। खासतौर पर अगर मैं लिस्टेड कंपनियों की बात करूं तो इसमें आईटीआई शामिल है, तेजस शामिल है, डिक्सन शामिल है, एचएफसीएल शामिल है, स्मार्टलिंक शामिल है। तो इन कंपनियों के प्रस्तावों को सरकार जो है हरी झंडी देने की तैयारी जो कर रही है। इस हफ्ते इनको लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो जारी किया जा सकता है, जिसके बाद कंपनी अपना प्रोडक्शन जो है भारत में बढ़ाने की शुरुआत जो है करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट खबर इन कंपनीज के हिसाब से डिक्सन आई प्रपोजल्स को जल्द अप्रूवल मिल सकता है। शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो मार्केट का तो पूरा अपडेट आपको देंगे ही, साथ ही जीएसटी मीटिंग से जुड़ी भी डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और एक तरफ जहां राज्य केंद्र सरकार से जीएसटी मुआवजे के सिस्टम को 5 साल के बाद भी जारी रखने की डिमांड कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार इस साल के बकाया जीएसटी मुआवजे के
भुगतान के लिए राज्यों के सामने नई शर्तें रख सकता है। सूत्रों के मुताबिक आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर विचार होगा। डिटेल्स ले लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए, काफी अहम मुद्दे हैं, केंद्र क्या प्रस्ताव देने वाला है? बिल्कुल, जीएसटी मुआवजे और इसके सालाना बढ़ोतरी की दर यानी इन्फ्लेशन रेट को लेकर इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच में जोरदार टकराव देखने को मिल सकता है। दरअसल कंपनसेशन और सेस के मुद्दे पर लखनऊ में 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है, लेकिन सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार इस बैठक में मौजूदा इन्फ्लेशन रेट जो कि 14% है, इसको घटाने का प्रस्ताव रख सकता है। दरअसल केंद्र सरकार की दलील है कि कोविड की वजह से जो मौजूदा आर्थिक परिस्थितियां बदली है, ऐसे हालात में 14% का बढ़ा हुआ मुआवजा देना संभव नहीं है केंद्र के लिए, लिहाजा इस दर को घटाया जाए। क्योंकि जो जीएसटी से पहले भी जो रेवेन्यू आता था वो करीब 7 से 9% की बढ़ोतरी होती थी, लिहाजा इस साल का जो जीएसटी मुआवजा है उस पर जो इन्फ्लेशन रेट है उसको घटाया जाए। लेकिन ये बात जाहिर है केंद्र सरकार राज्यों को नागवार गुजरेगी और इस पूरे मुद्दे पर जमकर बवाल होगा। वहीं राज्यों की भी डिमांड है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी का मुआवजा मिलता है उस टेन्योर को जो कानून में 5 साल तक लिखा हुआ था इसको आगे बढ़ाया जाए। लिहाजा अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इन दोनों मुद्दों पर किस तरह से सहमत होती है। केंद्र सरकार की मांग है कि इन्फ्लेशन रेट कम हो, लेकिन राज्यों की डिमांड है कि जो जीएसटी मुआवजे का सिस्टम है उसको जून 2022 से आगे बढ़ाया जाए। तो अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर क्या बीच का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन ये बात तय है कि इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में, क्योंकि पिछले साल का करीब जो जीएसटी का मुआवजा है वो करीब 81,000 करोड़ रुपए और इस साल का अभी तक का मुआवजा 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है, लिहाजा इस बैठक में काफी एक तरह से देखें विवाद होने की आशंका है। शुक्रिया आलोक की तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो कई सारे अहम मुद्दे हैं कि प्रस्ताव केंद्र का हो सकता है, वो डिटेल्स तमाम आपको आलोक ने बताई। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मार्केट अपडेट की। आज बाजार में लगातार 5वें दिन दायरे में कारोबार रहा। निफ्टी 17,350 के स्तर पर क्लोज हुआ, हल्के से लाल निशान के साथ। सेंसेक्स 127 अंक गिरकर 58,180 के करीब बंद हुआ। साथ ही निफ्टी बैंक में 211 अंकों की बढ़त देखने को मिली। आज के सेशन में मेटल, रियल्टी, आईटी, फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम पॉजिटिव था। एनर्जी, बैंकिंग स्टॉक्स पर दबाव था। पूरी डिटेल्स ले लेते हैं। सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद है। सुमित, पहले तो आज की हाईलाइट्स ही बताइए। एक वॉलेटाइल सेशन, लेकिन क्या अहम बातें रही आज? देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में एक रेंज के अंदर ही ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि सेकंड हाफ में रेंज अपर एंड की तरफ आई, स्पेशली इंडेक्स के अंदर। निफ्टी बैंक जो कि लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन आज बैंक थी मिड कैप इंडेक्स में रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। आज अच्छी बैंक थी आईटी स्पेस के अंदर, सिलेक्टिव आईटी स्टॉक्स तेजी में थे। इसके अलावा मेटल आज तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा आज बिकवाली थी बैंकिंग के अंदर, एनर्जी स्पेस के अंदर, जहां पर थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ओवरऑल क्योंकि मिड कैप में अच्छी खरीदारी थी, सिलेक्टिव केमिकल स्पेस में खरीदारी थी, स्मॉल कैप में खरीदारी थी, तो मूड माहौल थोड़ा अगर ब्रॉडर साइड पे देखेंगे तो बेहतर साइड पे दिखाई पड़ेगा। हालांकि इंडेक्स के लिहाज से एक रेंज ही में आज ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखें तो वो कहां पर थे प्रोमिनेंट? देखिए, निफ्टी गेनर्स में सबसे पहला नाम था कोल इंडिया का, जो कि आज तेजी में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। हिंडाल्को तेजी में था, साथ ही साथ टीसीएस और बीपीसीएल, कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी आज बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। निफ्टी लूजर्स में आज रिलायंस प्रेशर में था एक बड़ी तेजी के बाद। आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल और एचडीएफसी बैंक तीनों हैवी वेट्स आज थोड़े प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। मिड कैप गेनर्स में माइंट्री लीड कर रहा था। आईआरसीटीसी एक अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। एसआरएफ, पीएफसी, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। मिड कैप लूजर्स में आइडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और अशोक लेलैंड जैसे नाम थे जहां पर थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गेनर्स में आज सिंजिन शानदार तेजी देखने को मिली और एक अच्छे उछाल के साथ ये शेयर बंद हुआ। आईजीएल, माइंट्री, आईआरसीटीसी, कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ लूजर्स में आज आइडिया भी क्वाली के साथ रहा। रिलायंस, इंडिया मार्ट और एमसीएक्स में थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल में आज लीड कर रहा था कोल इंडिया, शानदार तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। हिंडाल्को, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, ये कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ब्रॉडर बेस्ड बाइंग, इसमें मिड कैप पे काफी नाम पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। शुक्रिया सुमित, तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो सिलेक्टिव पॉकेट्स में अच्छा मोमेंटम आज था। दिग्गज भले ही आज परफॉर्म नहीं कर रहे थे और इसीलिए एक दायरे में कारोबार होते हुए दिखा।
और गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल ने ठीक 2:20 पर शपथ ले ली। राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। उनके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद तमाम मेहमानों ने भूपेंद्र पटेल को बधाई दी और सबसे पहले अमित शाह ने उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दी। इसके बाद मौजूदा दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री समेत दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी शुभकामनाएं दी। और भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भूपेंद्र भाई को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं उन्हें सालों से जानता हूं और उनका अनुकरणीय काम देखा है, चाहे वो बीजेपी संगठन में हो या नागरिक प्रशासन और सामुदायिक सेवा में। वो निश्चित रूप से गुजरात के विकास पथ को समृद्ध करेंगे। और अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात कमान सौंप दी है। बीजेपी ने पिछले 6 महीने में 3 राज्यों में 4 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। आखिर क्या है इसके पीछे कारण? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा शाम 5:57 पर। तो देखिए आवाज अड्डा। और दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि ये बच्चे उस वक्त इमारत के पास से जा रहे थे, तभी इमारत गिर गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी 2 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव का काम जारी है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम भी मौके पर राहत और बचाव काम में जुटी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि सब्जी मंडी इलाके में इमारत गिरने का हादसा बेहद दुखद है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। जिला प्रशासन के माध्यम से मैं खुद हालात पर नजर बनाए हूं। और इसी के साथ आवाज समाचार में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी, द अनटोल्ड स्टोरी।